Today I am going to explain you the another topic of this chapter, which is self-incompatibility and fertilization. Students, हमने पुराने वीडियो में हमारा ये डिस्कस किया था कि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या है. डिफरेंट एजेंट्स जो हमने डिस्कस किए थे वो कंप्लीट हो गए थे. अब एजेंट्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होता है फर्टिलाइजेशन. लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले ही एक और टॉपिक हमारा छोटा सा है, दैट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक. उसको पहले हम डिस्कस करेंगे, विच इज नोन एज सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी. हिंदी में हम इसे स्व अनिश्चितता या स्व असंगतता भी बोलते हैं. व्हाट इज सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी? ये कुछ ऐसा ही है जो हमने एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में पढ़ा था, जो हमने स्वबंधितता के नाम से या सेल्फ स्टेबिलिटी के नाम से जिसको डिस्कस किया था, उसी तरीके का ये है. लेकिन थोड़ा सा हम इसे चेंज करेंगे. डेफिनेशन क्या होती है? बिल्कुल जो गैमेट्स होते हैं, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट, बिल्कुल जो परफेक्ट होंगे, जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो फंक्शनल भी हैं और पूरी तरह से कंप्लीट कैपेबिलिटी होती है जिनमें. लेकिन इसके बावजूद भी अगर मेल गैमेट जो पूरी तरह से हेल्दी है, फीमेल गैमेट जो पूरी तरह से हेल्दी है, फंक्शनल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा है तो उसे हम कहेंगे सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, यानी फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन. फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी. तो डिफाइन हम इसे कैसे करेंगे? फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन. Failure of fertilization of male and female gamete is called self incompatibility. पूरी तरह से कैपेबल हैं, पूरी तरह से फंक्शनल होने के बाद भी अगर मेल एंड फीमेल गैमेट फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं तो इसे हम कहेंगे सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी. सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी टू टाइप की होती है, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक, अंतर जातीय और अंतरा जातीय. इंटर स्पेसिफिक क्या होती है? जो कि डिफरेंट स्पीसीज के बीच में होती है, एक ही जीनस की डिफरेंट स्पीसीज के बीच में अगर सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है तो उसे हम कहेंगे इंटर स्पेसिफिक. और इंट्रा स्पेसिफिक होती है एक ही स्पीसीज के डिफरेंट मेंबर के बीच में. स्पीसीज एक ही है लेकिन उसके डिफरेंट मेंबर के बीच में अगर सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है तो उसे हम इंट्रा स्पेसिफिक कहेंगे, यानी एक ही स्पीसीज के बीच में. इंटर मीन्स डिफरेंट स्पीसीज के बीच में, लेकिन उनका जीनस क्या होगा? एक ही होगा. इसका एग्जाम्पल क्या है? इंटर स्पेसिफिक जो है इसका एग्जाम्पल है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस और ब्रेसिका रेपा. ये दोनों ही मेंबर ऐसे हैं जिनका जीनस तो एक है लेकिन इनकी स्पीसीज रेपा अलग है और कैम्पेस्ट्रिस अलग है. तो इनमें अगर सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होगी तो इट इज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक. और इंट्रा स्पेसिफिक होगी, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे प्रिमुला. प्रिमुला जिसमें एक ही स्पीसीज है लेकिन फिर भी इसके मेंबर के बीच में क्या होगा? स्टाइल की लेंथ अलग अलग होती है, डिफरेंसेस पाए जाते हैं और इसके बावजूद ये क्या नहीं कर सकते हैं? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इसमें नहीं हो सकता. तो इस तरह की जो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है उसे हम इंट्रा स्पेसिफिक कहते हैं. क्या रीजन होते हैं प्लांट के अंदर सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के? तो ऐसा माना जाता है कि जो पोलन पिस्टल रिएक्शन होती है, यानी जब पोलन ग्रेन बिल्कुल तैयार हो जाते हैं बनके और पिस्टल बिल्कुल मैच्योर हो जाती है रिसीव करने के लिए, उसी समय कुछ ऐसे मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो कि कहाँ हो सकते हैं? जो स्टिग्मा के अंदर भी हो सकते हैं और पोलन ग्रेन की जो मेम्ब्रेन है वहां पर भी हो सकते हैं. पोलन ग्रेन की जो वॉल होती है उसमें भी हो सकते हैं. तो पोलन पिस्टल रिएक्शन के समय ये सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है, जिसके रीजन मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकते हैं और फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं. और ये जो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है इसको कंट्रोल कौन करता है प्लांट में? मल्टीपल एलिल्स. ऐसा माना गया है कि मल्टीपल एलिल्स होते हैं प्लांट में जो इसको कंट्रोल करते हैं. कई बार ऐसा देखा गया है कि जो डिटर्मिनेशन होता है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का वो मेल गेमेटोफाइट के द्वारा भी हो सकता है, यानी मेल गेमेटोफाइट भी ये डिटरमाइन कर सकता है कि सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होगी, यानी उसके कारण हो सकती है. तो ऐसी सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी को हम बोलते हैं गेमेटोफाइट इनकॉम्पेटिबिलिटी, जो किसके कारण होती है? मेल गेमेटोफाइट के कारण. कई बार ऐसा होता है जहां पर से मेल गेमेटोफाइट डेवलप होता है, वो टिश्यू स्पोरोजिनस जो टिश्यू होते हैं
वहां पर भी वो भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह की जो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो डिपेंड करता है इसका डिटर्मिनेशन कौन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें ये बात सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है कि इसके रीजन क्या है। पोलर पिस्टल रिएक्शन के समय ही सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है प्लांट में, और इसके कारण बहुत सारे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जब सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होगी यानी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा, तो रिजल्ट इसका क्या है और इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। इसमें क्या होगा बेटा, क्यों नहीं हो रहा यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं। कई बार होता है पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आ जाते हैं लेकिन उनमें जर्मिनेशन नहीं हो पाता, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि पोलन ट्यूब बन जाए लेकिन वो छोटी ही रह जाए, आगे की तरफ उसकी ग्रोथ रुक जाए, ग्रोथ ही नहीं कर पाए पोलन ट्यूब। कई बार ऐसा होता है कि पोलन ट्यूब बर्स्ट हो जाती है और कहां तक नहीं पहुंच पाती है, ओव्यूल तक पहुंच ही नहीं पाती है क्योंकि बीच में वो बर्स्ट हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि पहुंचने के बाद भी अगर पोलन ट्यूब पहुंच भी गई है ओव्यूल के पास में और अपने मेल गैमेट लेके भी गई है, तो भी इनके गैमेट्स के जो न्यूक्लियस होते हैं उनका फ्यूजन नहीं हो पाता, और जब फ्यूजन नहीं होगा तो आप जानते हैं फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी नहीं होगा। तो दीज आर द रिजल्ट, ये रिजल्ट होते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के, जिसके कारण जर्मिनेशन नहीं होता, पोलन ट्यूब नहीं बनती, बन जाती है तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, और अगर ग्रोथ भी हो जाती है तो कई बार वो बीच में बस्ट हो जाती है तो ओव्यूल तक पहुंच ही नहीं पाती, और अगर ओव्यूल तक पहुंच भी गई है तो वहां पर फ्यूजन नहीं होगा उनके न्यूक्लियस का, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा रुक जाएगा। तो दैट टर्म इज नॉन एज सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, और इसके कारण प्लांट कैसा हो जाता है, स्टीराइल हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन इट्स अ जेनेटिक रीजन, मैंने आपको बताया इसको कंट्रोल कौन करते हैं प्लांट के अंदर, मल्टीपल एलील। तो ये है हमारी सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। अब सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि हमने मेल एंड फीमेल गैमेट बना लिए हैं और उनका पोलिनेशन भी हो गया है, तो पोलिनेशन के बाद का जो स्टेप होता है दैट इज फर्टिलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी कुछ टर्म्स हैं जिनको हम सबसे पहले यहाँ पे स्टडी करेंगे कि फर्टिलाइजेशन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिससे पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, आपने लोअर क्लासेस में ये अच्छे से पढ़ के आए हैं आप, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इन सिंपल टर्म्स, मेल फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, नर एवं मादा युग्मकों का संलयन जो है वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो याद रखें, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले 1834 के अंदर ये लिलियम प्लांट के अंदर स्टडी किया गया था। लिलियम एक प्लांट है एंजियोस्पर्म का, उसके अंदर सबसे पहले इसको स्टडी किया गया था, और इसको स्टडी सबसे पहले किसने किया था, स्ट्रैसबर्गर ने। स्ट्रैसबर्गर थे जिन्होंने सबसे पहले इसे लिलियम प्लांट के अंदर स्टडी किया था, फर्टिलाइजेशन देखा था उसमें कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन हो रहा है। कुछ स्टेप्स है फर्टिलाइजेशन के जो हम यहाँ पर वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो हम नेक्स्ट स्टडी डाल सकते हैं स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी पूरा का जो पूरा प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का वो कितनी स्टेप्स में कंप्लीट होता है। क्योंकि कहने में तो हम इसकी बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन दे रहे हैं, वो डेफिनेशन क्या है हमारी, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, लेकिन ये इतना इजी नहीं होता जितना हमने इसकी डेफिनेशन दी है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बेटा जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आता है तो जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, यानी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब पोलन ट्यूब का बनना, क्योंकि पोलन ग्रेन जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद क्या होगा, जब जर्मिनेशन हो जाएगा तो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, अब जो पोलन ट्यूब बनेगी उसकी ग्रोथ होगी। तो नेक्स्ट हमारी स्टेप क्या होगी, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। थर्ड स्टेप, जब हमारी पोलन ट्यूब पूरी तरह से बन गई है तो पोलन ट्यूब बनने के बाद वो कहाँ एंटर करती है, वो एंटर करती है ओव्यूल के अंदर। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा हमारा, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब को एंट्री लेना, ये थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप इसमें हम देखेंगे, जब पोलन ट्यूब पहुंच जाती है ओव्यूल में तो अभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अब पोलन ट्यूब को कहाँ पर जाना है, अब पोलन ट्यूब को जाना है कहाँ, ओव्यूल के बाद उसके अंदर एम्ब्रियो सेक होता है। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारी होगी फोर्थ, वो क्या होगी, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेक। दिस इज द 4 स्टेप्स। ये 4 स्टेप्स हैं
जो कि हमें बताती है कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है। अब इन सभी स्टेप्स को हमें वन बाय वन स्टडी करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। यहाँ पर आपको बस कुछ टर्म्स हैं, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ, उसको ध्यान रखना है। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन का मतलब क्या है, जैसे कि पोलिनेशन के बाद पोलिनेशन हुआ, पोलिनेशन का मतलब क्या हुआ, एंथर से पोलन ग्रेन आया और स्टिग्मा ने उसे रिसीव कर लिया क्योंकि वो मैच्योर था। अब पोलन ग्रेन वहां पर जाकर क्या होता है, स्टिक हो जाता है, क्योंकि वहां पर कई तरह के सब्सटेंसेस सीक्रेट होते हैं, जैसे कि रेजिन हो गया, शुगर हो गया, कई तरह के न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस जो स्टिग्मा पर सीक्रेट होते हैं, जो पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और उसे स्टिकी रखते हैं ताकि वो कहाँ स्टिग्मा पर चिपका रहे। इसके बाद जैसे ही उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, अब पोलन ग्रेन जो है उसमें से पोलन ट्यूब बनना शुरू होगी। दिस इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। इसी को हम जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन कहते हैं। पोलन ट्यूब जो बनती है, पोलन ट्यूब हमेशा हमने ये सुना है जनरली एक ही पोलन ट्यूब निकलती है। अगर प्लांट्स के अंदर जो कि जनरल फीचर है एक ही पोलन ट्यूब निकलती है तो इसे हम कहते हैं मोनोसाइफोनस। लेकिन कुछ प्लांट हमारे पास ऐसे भी हैं जैसे कुकुरबिटा एंड मालवेसी जो फैमिली है, इसमें कई बार 10 से 14 यानी 10 to 14 पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीसाइफोनस। इस तरह के जो जर्मिनेशन होता है इसे पॉलीसाइफोनस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा पोलन ट्यूब बन रही है। बट आपको ये ध्यान रखना है, ओनली वन पोलन ट्यूब विल बी फंक्शनल, लेकिन फंक्शनल एक ही होगी, बाकी सभी उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, एक ही पहुंचेगी कहां तक, ओव्यूल तक। इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो पोलन ट्यूब होती है उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है और अभी तक जो स्टडी की गई है उनमें सबसे लंबी जो पोलन ट्यूब है 450 मिलीमीटर वाली, वो मेज के अंदर पाई जाती है। मेज में पोलन ट्यूब सबसे बड़ी होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, पोलन ट्यूब बन चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या थी, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब का मतलब अब पोलन ट्यूब कहाँ ग्रोथ करेगी, स्टाइल के अंदर। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, आपको अलग अलग प्लांट्स के अंदर स्टाइल का भी जो अंदर का स्ट्रक्चर है अलग अलग मिलेगा। कुछ ऐसे प्लांट हैं जैसे लीलियम वगैरह, यहाँ पर जो पोलन ट्यूब होती है वो कैसी होती है, होलो, खोखली होती है अंदर से। उसमें कई तरह के म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ग्रोथ देते हैं, पोलन ट्यूब को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे उसमें वो इजी तरीके से ग्रो कर जाती है। कई बार ऐसा होता है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें जो स्टाइल होती है वो बहुत सॉलिड होती है। सॉलिड होने के कारण पोलन ट्यूब को पाथ नहीं मिल पाता, तो यहाँ पर कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे पैक्टिनेज, वो एंजाइम उसको जो सेल्स होती हैं उनको डिसॉल्व कर देता है और पोलन ट्यूब फिर इजी वे में ग्रो कर जाती है। कुछ हमारे पास ऐसे प्लांट हैं जहां पर भी पोलन ट्यूब सॉलिड होती है, लेकिन उनके सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं जिनसे होती हुई पोलन ट्यूब कहां तक पहुंचती है, ओव्यूल तक पहुंचती है। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो आया हुआ था, यहाँ पर जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है वो ओव्यूल या हम कहेंगे ओवरी में ओव्यूल की तरफ होती है, लेकिन ये कंट्रोल होती है बेटा केमिकल सब्सटेंसेस से। तो इस टर्मिनोलॉजी को हम बोलते हैं, ये यूनिडायरेक्शनल होगी, यानी एक ही डायरेक्शन में ग्रो करेगी, और ये होती है कीमोट्रॉपिक। आप जानते हैं कीमोट्रॉपिक का मतलब होता है इट इज कंट्रोल बाय केमिकल सब्सटेंसेस। जिस भी डायरेक्शन में केमिकल सब्सटेंसेस मिलेंगे वही उसी डायरेक्शन में इसकी ग्रोथ होगी। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है जिसमें हमने पोलन ट्यूब की ग्रोथ को डिस्कस किया। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। अब ओव्यूल के अंदर हमारी जो पोलन ट्यूब है एंटर करेगी। ये एंटर 3 टाइप से करती है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। जो पोलन ट्यूब की एंट्री होती है किसमें, ओव्यूल के अंदर, वो आपको ध्यान रखना है, वो 3 टाइप की होती है। इसको हम 3 तरीके से स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट है कोरोगेमी, सेकंड है चेलेजोगेमी, थर्ड है मीजोगेमी। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, बस सिंपल आपको इनके पार्ट्स के ऊपर ही ये डिफरेंसेस हमने दिया है। कोरोगेमी सबसे जनरल टर्म है। कोरोगेमी के अंदर कहां से ये एंट्री लेगी, ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल से। माइक्रोपाइल जनरली यहीं से ही अधिकतर प्लांट्स के अंदर एंट्री होती है, तो दिस इज कॉल्ड कोरोगेमी। अगर वो एंट्री कहां से कर रही है, माइक्रोपाइल से कर रही है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर चेलेजा से ये एंट्री करती है। जो चेलेजा रीजन होता है वहां से एंट्री लेगी पोलन ट्यूब, तो इसे चेलेजोगेमी कहेंगे। और मीजोगेमी का मतलब होता है इंटेग्यूमेंट। अगर इंटेग्यूमेंट से ये एंट्री ले रही है तो इसे हम कहेंगे मीजोगेमी, यानी इंटेग्यूमेंट से इसकी एंट्री हो रही है। तो ये हमारा थर्ड स्टेप है जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से पोलन ट्यूब
ओव्यूल के अंदर एंट्री कर रही है। नाउ द फोर्थ हमारा पॉइंट था एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेक। अब हमारी जो पोलन ट्यूब है वो कहां पर जाएगी? एम्ब्रियो सेक के अंदर। और एम्ब्रियो सेक में आपको यहाँ पर मैं डायग्रामेटिकली शो कर रही हूँ, ये वाला पार्ट हमें देखना है। दिस इज द माइक्रोटाइल, यहाँ से एंट्री करेगी तो इसमें एक सेल है और ये दो सिनर्जिड्स हैं। तो ये देखा गया बेटा कि ये पोलन ट्यूब कैसे एंट्री करती है। कई बार इसकी एंट्री जो होती है वो सिनर्जिड और जो ये वॉल दिख रही है आपको एम्ब्रियो सेक की, इन दोनों के बीच में से होती है। कई बार इसकी एंट्री ऐसी मानी गई है कि दोनों जो सिनर्जिड्स हैं उनके बीच में से ये एंट्री लेती है। और कई बार ऐसा माना गया है कि एक सिनर्जिड जो होती है वो क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है और डैमेज होने के बाद वहां से ये एंट्री लेती है। कौन? पोलन ट्यूब। तो यहाँ पे 3 कंडीशंस आपको दिखा रखी है। पहली कंडीशन मैंने बताई, दोनों सिनर्जिड्स के बीच में से जा सकती है। एक सिनर्जिड और जो आपको दिख रही है एक्स की वॉल एम्ब्रियो सेक की, उसके बीच में से जा सकती है। और तीसरी कंडीशन है कि एक जो सिनर्जिड है वो डिजनरेट हो जाएगी और वहां से पोलन ट्यूब एंट्री करेगी। तो अधिकतर जो हमने इसमें स्टडी की गई है उसमें ये माना गया है कि जो पोलन ट्यूब एंट्री करती है वो कहां से करती है? इसमें सिनर्जिड से करती है। यानी एक सिनर्जिड जो है वो डिजनरेट हो जाती है और डिजनरेट होकर वो एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर बनाती है। उस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम फिलीफॉर्म एपरेटस। और ये फिलीफॉर्म एपरेटस जब बन जाता है तभी वो गाइड करता है पोलन ट्यूब को अंदर एंट्री करने के लिए। जैसे ही पोलन ट्यूब एक सिनर्जिड के अंदर जब वो डैमेज हो जाती है और एंट्री करती है, डैमेज वाली सिनर्जिड में जब वो एंटर करती है तो उसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो पोलन ट्यूब होती है उसके बिल्कुल टिप पर सब टर्मिनल रीजन के ऊपर एक पोर हो जाता है, एक छेद हो जाता है, जहां से मेल गेमेट जो है वो अंदर रिलीज हो जाते हैं। किसके अंदर? जो सिनर्जिड हमारी डैमेज होकर क्या बनाया था जिसने? फिलीफॉर्म एपरेटस, उसके साइटोप्लाज्म में ये बिल्कुल फ्रीली रिलीज हो जाएंगे। एक मेल गेमेट तो वहीं पर आपको पता है कि एक मेल गेमेट यहीं पर, देखिए इस तरीके से होता है, ये एक सेल है और एक जो सिनर्जिड है वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज फिलीफॉर्म एपरेटस। और ये फिलीफॉर्म एपरेटस जो है ये गाइड करता है। इसके अंदर जो पोलन ट्यूब है वो एंट्री करेगी और एंट्री होने के बाद में अपने पोर होने के कारण अपने जो गेमेट्स हैं उनको रिलीज कर देगी। इनमें से एक गेमेट तुरंत एक सेल से फ्यूज हो जाएगा, दैट इज द फर्टिलाइजेशन फर्स्ट। इट्स अ सिंगेट, ये एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होता है जिससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। और एक मेल गेमेट कहाँ चला जाएगा? आपने यहाँ पर देखा था, हमने 2 पोलन न्यूक्लियाई बनाए थे, ये दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन से पहले क्या करते हैं? फ्यूज हो जाते हैं और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, है ना। सेकेंडरी न्यूक्लियस या एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बोलते हैं हम। और यहाँ पर जाकर एक मेल गेमेट, ये अमीबी, इसे हम कहते हैं अमीबॉइड मूवमेंट होता है, अमीबॉइड मूवमेंट से ये मेल गेमेट वहां पर मूव करेगा और इनसे जाकर फ्यूज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। ये ट्रिपल फ्यूजन होता है और इससे आगे जाके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या होगा बेटा? फर्टिलाइजेशन में 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान रखना है 2 मेल गेमेट में से एक मेल गेमेट फ्यूज करेगा, यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन यानी एंडोस्पर्म बनेगी और एक मेल गेमेट एक सेल से फ्यूज होगा, जिससे कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा होगा और इट्स एक्चुअल फर्टिलाइजेशन जिससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो ये पूरा प्रोसेस आज हमने फर्टिलाइजेशन का पढ़ा। अब हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिपल फ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे, एंडोस्पर्म किस तरह से फॉर्म होती है उसके बारे में पढ़ेंगे।